विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र के एक पिलर के तौर पर जाने जाते हैं। उनके नाम से आप भलीभांति परिचित होंगे। आज हम उनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसके संबंध में मार्क्स कहते हैं कि इसका आधार काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, अपितु उस नियम की व्याख्या है जो मानव इतिहास की गतिविधियों को निर्धारित करती है। इसके द्वारा मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत इतिहास को आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या की प्रतिष्ठा की है। वे कहते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जो सामाजिक विकास के सर्वमान्य नियमों का अध्ययन करता है। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक अवधारणा में स्पष्ट किया है कि समाज के विकास का इतिहास उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, अर्थात उत्पादक शक्तियों तथा मनुष्य के उत्पादन संबंधों के विकास का इतिहास है। इतिहास का अध्ययन हमें इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, न कि कोरी घटनाओं के एक संकलन मात्र के रूप में। इस बात को और विस्तृत तौर पर मैं आपको आगे समझाऊंगी, परंतु ऐतिहासिक भौतिकवाद को लेकर मार्क्स ने और क्या कहा, ये हम और जानने का चेष्टा करते हैं। उन्होंने ये कहा, इतिहास तभी विज्ञान हो सकता है जबकि उसमें उत्पादन प्रणाली और तथ्य संबंधी सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं यथा कला, धर्म, आचार, दर्शन, साहित्य आदि के साथ भौतिक मूल्यों को उत्पाद करने वाली मेहनतकश जनता का भी अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण हो। ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में और विस्तार से चर्चा करते हुए मार्क्स कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की मूलभूत प्रस्थापना है सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। प्रकृति के अंदर पदार्थ एक प्राथमिक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है और इनको पाने के लिए मनुष्य को प्रकृति की शरण में जाना होता है। तो अभी तक हमने जिन बातों को समझा वो ये है कि मनुष्य का इतिहास एक कोरी कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक आदर्शनात्मक व्याख्या के स्थान पर मानवीय इतिहास की गतिविधि को जानने और समझने का प्रयास करना होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाने का प्रयास करती हूँ। आप क्या अपने जीवन की कल्पना रोटी के बगैर कर सकते हैं? नहीं। कपड़े के बगैर कर सकते हैं? नहीं। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हम सिर्फ एक आदर्शनात्मक रूप में प्रस्तुत ना करके तथ्यात्मक रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं और इन साधनों को, इन जो हमारे जीवन के साध्य हैं, कौन कौन से साध्य हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। साध्य का मतलब जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम जो साधन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो कुछ हमारे मध्य जो मनुष्य हैं उनके मध्य जो संबंध बनते हैं, जो सामाजिक चेतना निर्धारित होती है, उन सामाजिक चेतनाओं का अध्ययन करना, उनके संबंध में जानना ऐतिहासिक भौतिकवाद को चरणबद्ध तरीके से समझने की एक प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की भौतिक शर्तों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इस समाज में प्राथमिक व्यवहारिक सत्यता है। ये बात तो आप सभी सहमत होंगे कि ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल ट्रुथ है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, हमारी जो बेसिक नीड है वो यही है, और व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का यहाँ तात्पर्य क्या होगा कि इसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। किसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते? रोटी के बगैर,
कपड़े के बगैर, मकान के बगैर। और यहाँ वो आगे कहते हैं, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पहला सिद्धांत है जो कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और देखिए, आपने प्रथम वर्ष की कक्षा में पढ़ा था कि समाजशास्त्र की मूलभूत विशेषता क्या है, समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है कि वो समाज का कथा और कहानी के तौर पे अध्ययन नहीं करता। जिस प्रकार से हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, वहाँ भावनाओं का, मनोभावों का, कल्पनाओं का, इन सब का समावेश होता है। परंतु चूंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो इसका अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति को अपना के स्वीकार करके किया जाता है। और इस तथ्य को अपने साथ लेकर, ये तथ्य स्थापित ही तब हुआ जब तमाम समाज वैज्ञानिकों ने, चाहे वो ऑगस्ट कॉम्ट हो, कार्ल मार्क्स हो, एमाइल दुर्खीम हो, इन्होंने भावनाओं के आधार पर अपने किसी सिद्धांत की बात नहीं की। उन्होंने तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण कर कर ही अपने सिद्धांत को स्थापित किया। और ये नियम सार्वभौमिक थे, यूनिवर्सल फैक्ट थे, और आवश्यकता होने पर इन अध्ययनों का, इन अवधारणाओं का, जो स्थापित अवधारणाएं हैं, उनका पुनः निरीक्षण और परीक्षण किया जाना संभव है। और यही विज्ञान की मूलभूत विशेषता भी है जो कि सामाजिक विज्ञान के साथ भी जुड़ी हुई है। अब जब समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अवधारणा की हम बात कर रहे हैं तो यही बात कार्ल मार्क्स ने भी कही कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का मूलभूत दायित्व है। वो कहते हैं कि सामाजिक चेतना वर्गों, राष्ट्रों और ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों के अन्य समूह के दृष्टिकोण, विचार, सिद्धांत तथा सामाजिक मनोवृत्ति है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए या ऐतिहासिक भौतिकवाद को वो समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तब ही व्यक्ति ने किस प्रकार अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की है उसी के अनुसार सामाजिक चेतना का निर्धारण होगा। इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात ही व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों, कला, दर्शन, सिद्धांत, विज्ञान आदि के बारे में सोचता है। इस प्रकार भौतिक जीवन में उत्पादन का प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन की सामान्य प्रकृति को निर्धारित करता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने द्वितीयक संस्था कहा है। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अगर मेरी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, मुझे खाना खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, अगर मेरी ये मूलभूत आवश्यकता ही पूर्ण नहीं होंगी तो मैं कैसे दूसरी चीज़ों के बारे में, सामाजिक राजनीतिक चेतना के बारे में, कानूनी चेतना के बारे में, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच सकूंगी, उसका विश्लेषण कर सकूंगी या बात कर सकूंगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बगैर सामाजिक चेतना का निर्धारण नहीं हो सकता। इस सामाजिक चेतना का निर्धारण तभी संभव है जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हों और इस पूर्णता के बाद ही मनुष्य भौतिक जीवन में उत्पादन का प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, जो कुछ भी मनुष्य के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसे हम द्वितीयक संस्थाएं कहते हैं। द्वितीयक संस्था का मतलब क्या हुआ? जिनसे हम प्राइमरी रिलेशन नहीं रखते हैं, प्राथमिक संबंध नहीं रखते हैं, उन संस्थाओं से हम तभी जुड़ सकते हैं, उनके संबंध में तभी हमारे भीतर चेतनता व्याप्त हो सकती है जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रथम चरण मैंने जो आपको समझाया है
उसका कुछ अंश समझ में आएगा। अब इसके पश्चात अगली कक्षा में हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करेंगे, भौतिक परिस्थितियाँ क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, और भौतिक संबंधों का अन्य संबंधों से क्या आधार होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए मैं समझती हूँ इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बेझिझक जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपसे ये लिंक शेयर करूँगी आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।